हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सुन रहे सबको? आवाज सुन रही है भाई? यस मैम। ओके ओके ठीक है। Yes, ma'am, audible. ओके ठीक है। बैसिल और लेजेंडरी के मैंने आपको नोट्स भेज दिए थे ना पहली एडवांस में ग्रुप में। यस मैम। क्वेश्चन ट्राई किए? प्रीवियस ईयर की भी आज मैंने पीडीएफ आपको भेज दी थी, मिल गई है सबको? क्वेश्चन ट्राई किए उसमें से? यस मैम किए थे। क्योंकि आपने कर लिए। प्रॉब्लम्स है मैम उसमें 2-4। वो तो हो जाएंगे। वो अभी हमने कुछ टॉपिक किए भी नहीं ना। मैम और चैप्टर की भी है ऐसी आपके पास? मैं टाइम टू टाइम अपने आप आपको सेंड करती रहूंगी। थोड़े दिन पहले आपने ग्रुप में मैसेज देखा था ना, वो प्रीवियस ईयर कलेक्शन को लेके। हाँ जी मैम। वो लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्लस आई एम आल्सो इन दैट ग्रुप। तो डोंट वरी, आपको साथ साथ मिल जाएगा, ठीक है? मैम फुल फ्लेज पेपर भी सेंड कर देना। पेपर कोई बात नहीं, अगर मुझे टाइम लगा मैं डेफिनेटली कर दूंगी। नहीं तो ग्रुप में आपके साथ वालों के पास, सबके पास है जो प्रीवियस ईयर वाले ग्रुप में है। प्लीज कोई ना कोई उसमें अगर कोई फ्री है तो को सेंड कर देना, देखना था एक बार पेपर। मैम प्रीवियस ईयर वाला कौन सा ग्रुप है? वो है। वो कब बना? वो आपने जिन्होंने यस यस कहा था उन्हीं का बना था। ठीक है मैम। वो मुझे तो उसमें लगा था, है, सब मुझे तो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि सब हेल्प आउट कर रहे हैं, एक एक करके प्रीवियस ईयर कलेक्ट करने में। अगर आप मैम हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करना। ठीक है मैम। एनीवेज, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन कल हमने क्या किया था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with the constant coefficient, है ना? Today we will do with the variable coefficients. कल हमने किया था कांस्टेंट कोएफिशिएंट को लेके, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया। आज हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट को लेके नहीं करेंगे, जैसे 5 और 6। यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, पर क्योंकि लीनियर दिया हुआ है, हाँ जी, तो ये बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लीनियर है? नहीं। क्यों? यहाँ पे डिपेंडेंट और इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई है, सो इट इज नॉट लीनियर। तो इस केस में कैसे क्वेश्चन आएंगे? लाइक दिस, ax plus b raised to power n, nth डेरिवेटिव इस टाइप के। अगर इधर मेरे पास 0 रहेगा तो क्या होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x होगा, q एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये होगी नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, ठीक है? सॉर्ट कैसे करना है वो देखो। इसमें क्या है?
एक आप बस ये चीज ध्यान में रखना कि जहां x की पावर जो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n ही होनी चाहिए, ये वाली पावर। ठीक है, पहले हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। x रेज टू पावर जैसे ये देखो, हाँ जी, जितनी यहाँ पे ऑर्डर है क्या उतना ही x का पावर इसके साथ बैठा है कि नहीं, बोलो कि ज्यादा बैठा है? सेम पावर भी होनी चाहिए। सेम है मैम। सेम कहाँ मैम है? ज्यादा है, स्क्वायर वाले के साथ क्यूब है। यहाँ पे 3 आएगा। अब बताओ सेम है या कैसे है? मैम ये तो कम है। ये कम है, ये ज्यादा है, तो मैं क्या करूं सेम बनाने के लिए? सेम बनाने के लिए क्या करूं? एक्स से common डिवाइड कर दो। एक्स कॉमन। x से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स से डिवाइड किया तो y, इधर 1/x आ गया। हाँ जी 1/x आ गया, तो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस। ठीक है जी। अब क्या है, इसको कैसे प्रोसीड करना है आपने? इस केस में x को e रेज टू पावर z पुट किया जाता है। जैसे d/dx मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट था d, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? d/d थीटा, सॉरी d/dz विच इज इक्वल टू थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स डी की वैल्यू आपको क्या रखनी है? थीटा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू थीटा, थीटा -1। एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू थीटा, थीटा -1, थीटा -2। अगर 4 पावर तक जाता तो थीटा, थीटा -1, थीटा -2, थीटा -3। अगर 4 पावर है तो एक कम पावर तक आपको जाना है। ठीक है जी। करना है e रेज टू पावर z। डिस्टर्बेंस है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मैं थोड़ा लेट हो गई, आपने यही टॉपिक करवाया? हाँ जी हाँ जी ओके। हाँ जी। अब देखो एक्स क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स क्यूब डी क्यूब वाई है, वाई बाद में लिखूंगी, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी, वाई तो हम बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 रह गया वाई। हाँ जी 1/x, x की वैल्यू क्या रखनी है बोलो? e रेज टू पावर z, टेस्ट पर जेड। तो e रेज टू पावर -z आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखनी है? पुट करो,
थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 2 थीटा थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस 1। हाँ जी, अगर ये नॉन होमोजीनियस है यहाँ पे तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? पहले इक्वल टू 0 रख के ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालेंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो कितना आया। हाँ जी, ये कट गया, 2 थीटा से ये कट गया, और कुछ कट रहा है देखना कितना बचा मेरे पास। थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। थीटा स्क्वायर कॉमन निकालो, थीटा माइनस 1 कॉमन, थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आ गया थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 माइनस 1 प्लस एंड 1। ये रिपीट हो रही है, ये अलग है ना, है तो रियल। अब ये देखो, पहले हम जब सॉल्व करते थे तो यहाँ पे m वैल्यू पुट करके d को पुट करते थे, यहाँ पे मैंने किसको थीटा की वैल्यू रखी है ना, चाहे m कर लो, बात एक ही है। थीटा आया, थीटा में जो भी है वो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू क्या है, d बाई डी जेड, विद रिस्पेक्ट टू z है। तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखोगे, y सोल्यूशन, वो क्या आएगा, c1 e रेज टू पावर माइनस 1, x नहीं लिखना यहाँ पे क्या लिखना है आपको, z, क्योंकि आपने सारी इक्वेशन z में बना ली है। अगला c2, दो रिपीट है तो क्या आएगा, c2 प्लस c3, x नहीं आएगा z आएगा, साथ में e रेज टू पावर z। देखो जी, समझ आया, ये मैंने लिख दिया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। देखो अगर यहां तक कुछ पूछना है तो। मैम यहाँ पे z में क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको x को e रेज टू पावर z पुट कर लिया था, और जो d था उसको मैंने थीटा में चेंज कर दिया था। जो थीटा है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू z। जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो हम x लिखते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू z होता है तो z लिखते हैं। ठीक है, CF निकाल दिया। नेक्स्ट आ गया ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या लिखते थे, 1/fd, fd नहीं, अब यहाँ पे थीटा वाली इक्वेशन चलेगी, वो लिखो, e रेज टू पावर कितना आएगा, माइनस z। हाँ जी, पहले तो सिंपली मुझे देख के ये बता दो कि यहाँ पे नीचे वाला 0 बनेगा कि नहीं। कल एक ट्रिक बताई थी, क्या बोलो, कि अगर e रेज टू पावर जो a है, a कितना बैठा है, -1, अगर वही रूट हो तो पक्का क्या बनता है, 0। बताया था ना कल। तो ये पक्का इसमें पुट करके a की वैल्यू -1 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, z बाहर केस ऑफ फेलियर, क्या, केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। हाँ, केस ऑफ फेलियर बन गया। मैम ऊपर वाला विजिबल नहीं है थोड़ा। एक मिनट रुको, ठीक है। केस ऑफ फेलियर बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि जो मेरे पास a की वैल्यू है वही मेरी क्या है, इसका रूट है। मैम कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। अच्छा, अभी तो ओके ओके, केस ऑफ फेलियर हो गया तो बाहर z निकाल दिया, नीचे डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। e रेज टू पावर माइनस z। हाँ जी, अब पुट करके देखो जल्दी से कि -1 पुट करके केस ऑफ फेलियर बना कि नहीं, नहीं बन रहा। तो कितना आ गया, z अपॉन, इसकी वैल्यू रखो -1, 3 प्लस 2 5 -1 4। ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, CF
प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, साथ में क्या करो, z की वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। हाँ जी, e रेज टू पावर माइनस z है, और e रेज टू पावर z की वैल्यू कितनी है, x, तो e रेज टू पावर माइनस z की वैल्यू कितनी होगी, 1/x, है ना। पुट करते जाओ, कितना है, c1 1/x, c2 प्लस c3, z की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ जी यहाँ से log ले लो दोनों साइड, log x इक्वल टू z, z की वैल्यू कितनी आ गई, log x, e रेज टू पावर z है तो वो x हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल में z की वैल्यू कितनी आई, log x, इसकी वैल्यू 1/x इंटू 4, दिस इज माई आंसर। देखो जी अगर कुछ पूछना है तो, देखो ठीक है। करें आगे, Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जैसे हम एक बोलते हैं डिपेंडेंट, एक बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल, हाँ, ये दोनों इंटरलिंक तो नहीं है ना? वेरिएबल तो दोनों ही हो गए, x और y, यस मैम। y डिपेंडेंट हो गया क्योंकि y का डेरिवेटिव चल रहा है, x इंडिपेंडेंट हो गया, वेरिएबल तो दोनों ही, ओके मैम। वेरिएबल तो दोनों ही है ना। हाँ जी, आगे देखो, जो अभी हमने की इस टाइप की इक्वेशन, जितना ऑर्डर उतना ही साथ में एक्स स्क्वायर अगर बैठा हो, दिस इज कॉल्ड Cauchy's linear differential equation। Now we will start Legendre। Linear differential with the variable coefficient। इसमें क्या है, स्पेशली ax प्लस बी टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, विद क्वेश्चन बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन देखो, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, यहाँ पे जो ये है वो ए एक्स प्लस बी का काम कर रहा है होल स्क्वायर, ये वाला ए एक्स प्लस बी का काम कर रहा है ये। इस केस में जैसे हम पहले x को e रेज टू पावर z पुट करते थे, अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी जो सारा है उसको e रेज टू पावर z पुट करना है, इतना सा फर्क है, ठीक है। इसके बाद दोनों साइड लॉग ले लो, कितना आ गया, हाँ जी इधर मेरे पास बोलो, z बच जाएगा मेरे पास
अब यहाँ x के साथ क्या बैठा है, a बैठा है, तो ax प्लस b इंटू डी क्या होगा, x के साथ वाला देखना है आपने, a थीटा। अगर आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1। बस इतना फर्क है पहले और अब वाले क्वेश्चन, ठीक है। ax प्लस b का क्यूब d क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास। अब जल्दी से बताओ x के साथ क्या बैठा है, 1, तो a की वैल्यू क्या रही, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा थीटा माइनस 1, यहाँ पे ये कितना बनेगा, a की वैल्यू कितनी है साथ में 1, तो थीटा प्लस 1, y सबके साथ कॉमन बाहर, इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस x की वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे जैसे हम ax प्लस b को e रेस्ट पावर z पुट करते हैं, हमारे केस में क्या है, 1 प्लस x को हमने e रेस्ट पावर z पुट किया हुआ है, तो दोनों साइड log 1 प्लस x कितना आया, z आ गया, z की वैल्यू log 1 प्लस x, तो log 1 प्लस x कितना हुआ, z। ये हमारा अब ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके आगे कर लोगे अब सारे, ये बताओ, वही करना है, होमोजीनियस को 0 रखना, यहाँ से रूट्स निकाल लेना। इसको कैसे करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1, ये लिखना है, साथ में 4 cos z, कट गया cos Excuse me, z। मैम। हाँ जी, मैम ए स्क्वायर और ए क्यूब तो हमने यूज ही नहीं किया, जो जैसे ए स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1 था, वो तो हमने यूज ही नहीं किया मैम। साथ वाला यूज होता है ना, हमारे साथ x के साथ क्या था बोलो, ओके मैम, 1 था, यस मैम, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया ना बच्चे, ठीक है। ठीक है मैम। अब यहाँ पे ये देखो a की वैल्यू क्या है, cos az होता है ना, तो डी स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर पुट करते हैं, यहाँ हमारे केस में थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर कितना आ गया, -1, इसको -1 पुट किया तो केस ऑफ फेलियर बन गया। क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे z, इसको डेरिवेट कर देंगे, 2 थीटा 4 cos z, है ना। अच्छा, अगर थीटा का मतलब डेरिवेटिव है, तो 1/थीटा का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, ये भी याद रखना। थीटा का मतलब डेरिवेटिव, तो 1/थीटा का मतलब इंटीग्रेशन, तो 1/थीटा क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन, z/2 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos z, कितना आएगा, 2z, इंटीग्रेशन ऑफ cos z इज sin z, तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया, 2z sin z, z की वैल्यू क्या है मेरे पास, z की वैल्यू क्या है, log 1 प्लस x sin 1 प्लस x, so this is my particular integral। देखो जी, आया समझ में मैम हाँ, मैम कोची ਤੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ x ਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ प्लस ਆएगा। हाँ, ax प्लस b टाइप, ठीक, यही फर्क है, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ e raised to power z ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ax plus b ਨੂੰ e raised to power z ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਰ a ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर, क्यूब हो गया तो a क्यूब, सिंगल a तो सिंगल a, बट a याद रखना है x ਦੇ ਨਾਲ वाला, ठीक है नरिंदर। हाँ जी Excuse मैम। me, मैम। हाँ जी, मैम हम 1/थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई और थीटा से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट सीधे ही 1/थीटा को इंटीग्रेट कर दो ना, फिर आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। जर्नली 1/थीटा को इंटीग्रेट ही करते हैं जब सीधा अगर थीटा ही आ गया मेरे पास, 1/थीटा इंटीग्रेशन ही है। थीटा जैसे डेरिवेटिव है तो उसका इनवर्स ऑपरेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ही हुआ ना। यस मैम। बाकी डिपेंड अपॉन आंसर होता है, मैथमेटिकली लॉजिकली तो वो भी ठीक है।
एक हमारे पास मेथड रह गया, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मेथड है आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अच्छा ये बताओ जल्दी से, लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कौन सी टाइप है, कैसे करेंगे। बोलो। नॉन होमोजेनियस जी कैसे करेंगे बोलो। डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 10x। बोलो जी कैसे नरिंदर, हाँ बताओ। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है। जिद्दा हाँ पर ऑर्डिनरी इक्वेशन कैसे लिखो, निकालोगे। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये बता दो बस पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे। हाँ जी मैम मैम, जैसे tan साइन एक्स का निकालते हैं वैसे ही। नहीं मैंने तो बोला नहीं कि tan x के लिए सेम है। मैम tan x ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ वेरिएशन और पैरामीटर ऐड करना है। हाँ जी बोलो। जब यहाँ से हमें ऐसा दिख रहा हो कि हमने कोई रूल नहीं पढ़ रखा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तब हम वर्क करता है। जब इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कोई फॉर्मूला ना हो, जरूरी नहीं कि tan x आए, log x आ सकता है, उसके लिए भी हमने कुछ नहीं कर रखा। तो जिसके लिए हमने कुछ नहीं कर रखा उसमें हम क्या लगाते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। करना कैसे है वो देखो। पहले आप होमोजीनियस इक्वेशन लिखोगे, होमोजीनियस लिख ली, क्या बना डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। रूट निकालो क्या बने, प्लस माइनस आइटा। सोल्यूशन लिखो c1 sin x c2 cos x। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकल गया मेरे पास। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकलने के बाद अब ये देखो जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप a लिखोगे, a इज अ फंक्शन ऑफ x, साथ में sin x प्लस bx cos x। कैसे आप पहले लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a डैश u b डैश b आपका 0 होना चाहिए। कई बार ना पेपर में पूछ लेता है तो मैं लिखवा रही हूँ, अदरवाइज ये मेथड इटसेल्फ में नहीं आता कि कंडीशन है। एक a डैश u डैश b डैश v डैश इक्वल टू q आना चाहिए। q क्या है, ये मतलब इक्वल टू tan x आना चाहिए। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट आर कंडीशंस टू अप्लाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है जी, दीज आर द कंडीशंस। इसके बाद आप निकालोगे रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन कैसे निकाला जाता है, आप इसमें से किसी को भी y1 y2 लेट कर लो, जो आपकी मर्जी हो। y1 आपने लेट कर लिया sin x, y2 आपने लेट कर लिया cos x। ठीक है। w कैसे निकाला जाता है रॉन्स्कियन, कि पहले फंक्शन f डैश g डैश डेरिवेटिव, एफ जी लिखो कितना आया sin x cos x, sin का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बताओ डिटर्मिनेंट कितना आया,
-1। -1 आ गया डिटर्मिनेंट, W निकाल लिए। अब सॉल्यूशन देखो कैसे लिखा जाएगा। -y1 इंटीग्रेशन y2 इंटू क्यू ओवर W प्लस y2, y1 अब y2 आ जाएगा, फिर उसके बाद y1 क्यू ओवर W dx। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं। हाँ जी यही आया, ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। अब y इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है sin x, y2 की कितनी है cos x, q की वैल्यू कितनी है tan x डिवाइडेड बाय -1, y2 की वैल्यू क्या है cos x इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू sin x, q क्या है tan x ओवर -1 dx। अब आपको इंटीग्रेशन तो आती है तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो आया समझ में कि नहीं? y1 के आगे हमेशा माइनस ही लेना है हमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको यहीं पे डिसाइड कर लेना पहले ही कि y1 y2 क्या लोगे। कोई मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर्जी लो, कोई इशू नहीं है। मैम रॉन्किंसन निकालने के लिए हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ही चाहिए। रॉन्स्कियन निकालने के लिए हमें बेसिकली दो फंक्शन चाहिए। जो दो फंक्शन है वो कहाँ से आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के दो सॉल्यूशंस। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ही चाहिए, ठीक है? ओके मैम। एक क्वेश्चन करोगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का? हाँ जी करो। पहले तो ये बताओ कि ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से होने वाला क्वेश्चन है, क्यों क्यों हम इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर रहे हैं? क्योंकि साथ में log x आ गया ना, इसके लिए हमने कोई मेथड नहीं किया। करो सारे, इसका आंसर निकालो। चलो टाइम ले लो, 5 मिनट, जल्दी करो। करो जी।
मैम इक्वल रियल रूट्स आए हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में। इसके रूट्स आएंगे e रेज टू पावर में आएंगे ना। हाँ यस मैम, टू इक्वल रियल रूट्स आए हैं मैम। इसके रूट्स तो क्या हो गया, एक आएगा e रेज टू पावर x, एक आएगा x into e रेज टू पावर x। मैम क्यू किसको लेना था वो बता दो एक बार। क्या क्यू किसको लेना था, कैपिटल क्यू? ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। e ओके रेज टू पावर x log x। ओके मैम ओके। मैम इसका रॉन्स्किन 2 आया। e raised to power 2x है Ronski। e raised to power 2x, yes मैम, e raised to power 2x रॉबिन्सन आया। बाकी बताओ भी रॉन्स्किन कितना आया। मैम उसके बाद में इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रही, x log x की और log x की सिर्फ। by parts। अकेले log x की भी बाय पार्ट्स होगी मैम? 1 into log x, हाँ जी। मैम इसके रॉन्स्किन की वैल्यू कितनी आई है? e raised to the power 2x। किसी का फाइनल आंसर आया? फाइनल आंसर मैं लिखती हूँ। हम आंसर बोलियो। हाँ जी कर दिया सबने। मैम एक बार करवा दीजिए, वैसे तो थोड़ा मैच हो जाएगा। रॉन्स्किन वगैरह तो बताती हूँ क्या क्या है। मैम इंटीग्रेशन रहेगी लास्ट में, वो करवा दो। रॉन्स्किन ई रेज टू पावर 2x आया मैम। हाँ जी
पहले तो ये देखो रॉन्स्कियन सबका e रेज टू पावर 2x आ गया। yes ma'am, पर्टिकुलर इंटीग्रल Yes, क्या लिखा जाएगा? ma'am. माइनस y1 y2 e रेज टू पावर x log x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन dx प्लस y2 y1 e रेज टू पावर x log x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x dx। y1 आपने क्या माना? e raised to power x, e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x yes ma'am, e रेज टू पावर x log x e रेज टू पावर 2x। ये दोनों कट नहीं गए? yes ma'am, ये दोनों कट गए इसके साथ। y2 x e रेज टू पावर x अंदर आया e रेज टू पावर x, ये दोनों कट गए। x log x को बाय पार्ट्स कर दो। फर्स्ट फंक्शन ये आएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस हाँ जी, इसको 1 डॉट log x ले लो। log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाय x x 1 के इंटीग्रेशन x dx। कितना बना x स्क्वायर log x मैम बाय 2। हाँ जी, हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल वो कल वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ये एच पर एक्स आगे ले जाएंगे, वहाँ पे डी मतलब कि टी प्लस 1 कर देंगे। वो vx वो वाले फंक्शन थे जिसका हमें निकालना आता हो। ठीक है मैम। कल जो हमने फॉर्मूला किया था e रेज टू पावर ex dx का 1/fd, ये हम तब लगाते हैं e रेज टू पावर x बाहर f ऑफ d प्लस a vx, जिस vx का हमें निकालना आता हो। vx यहाँ पे कौन है? लॉग एक्स इसका आता है हमें? नहीं मैम, नहीं आता ना, इसलिए लगा दे। आ गया जितेंद्र समझ? ठीक है मैम। मैम लॉग हाँ जी, नहीं लॉग एक्स इसका क्या निकालना क्या है मैम इसका आगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना पी। फिर वो तो वैसे भी निकल जाएगा, मतलब कि 1/t प्लस a करके log x करके। फिर log x के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? मैम सौरभ तो हम इसे ही करेंगे। वही तो पूछ रही हूँ। आपने कहा e रेज टू पावर x d प्लस a करके vx करके आ जाएगा। vx की वैल्यू log x है, तो log x के लिए आगे फर्दर प्रोसीजर करो ना। क्या करोगे वही तो पूछ रही हूँ। मैम मतलब कि यहाँ पे हमें वो a नहीं मिलेगा जो हम बाद में d की जगह पुट करते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ जितेंद्र कि हमने अभी तक फॉर्मूला e रेज टू पावर ax के लिए किया एक्सपोनेंशियल, साइन कोस के लिए किया, या x की पावर वो पॉलिनोमियल के लिए किया, हाँ जी। या इसके लिए log के लिए कुछ किया हमने? नहीं मैम लॉग के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं किया। कोई फॉर्मूला नहीं किया। दैट्स व्हाई जहां पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया वहां पे किसकी जरूरत होती है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है मैम। ठीक है, तभी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ रहे हैं। ये देखो भाई इंटीग्रेशन वो भी मैच कर लो। रेज टू पावर माइनस एक्स के आगे माइनस नहीं आएगा? अच्छा ठीक है। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖਤਾ ਮਾਈਨਸ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। क्या? e रेज़ टू पावर माइनस x ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। हाँ, यहाँ जहाँ बाहर था ये गलती से लिख दिया। बाहर आए जाने के लिए। मैम इसका एक बार रॉन्स्कियन भी बता दीजिए प्लीज। चलो ये पता लगे दो सोल्यूशन कौन कौन से आए हैं। दोनों रियल आए हैं। रियल तो रूट्स आए हैं, सोल्यूशन क्या पता बोलो। सॉल्यूशन तो वही आएगा मैम, c1 e raised to power x plus x c2 e raised to power x। ये बना, ये बना शैलजा बोलो। हाँ जी मैम ये बन गया। c1 e raised to power x c2 x e raised to power x, ये वाले सॉल्यूशन हुए ना।
मुझे लगता है आपको यही नहीं पता लगा होगा y1 y2। हाँ जी मैम मैं उसको मान रही थी ex log x को y1 y2 ले रही थी। बस बता दिया यही गलती है, y1 y2 पता लग गया, व्रॉन्स्कियन निकाल ही लोगे। पहले फंक्शन लिखो फिर इनका डेरिवेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करके e raised to power 2x आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू मैम, अब हो गया। हाँ ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इटसेल्फ व्रॉन्स्कियन का टॉपिक। व्रॉन्स्कियन क्या है? जैसे आपके पास दो फंक्शन है, दो केसेस है इसमें। पहला केस कि अगर दो फंक्शन दी, एफ एंड जी। दूसरा केस जब मेरे पास फंक्शन नहीं, फंक्शंस आर सॉल्यूशन ऑफ और डिफरेंशियल इक्वेशन। दो केसेस हैं। अगर तो सिंपली फंक्शंस दिए हुए हैं तो व्रॉन्स्कियन की यहाँ पे क्या वैल्यू है? अगर व्रॉन्स्कियन 0 है तो पक्का एफ एंड जी क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन। इफ एक बात ये, दूसरा एफ एंड जी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन व्रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0। अगर फंक्शन है, अगर उनका व्रॉन्स्कियन 0 आ जाता है तो मैं कह दूंगी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर मुझे दो फंक्शन के बारे में दे रखा है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो पक्का उनका व्रॉन्स्कियन क्या आएगा? नॉट 0। ठीक है, तो व्रॉन्स्कियन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एफ जी एफ डैश जी डैश। अगर दो फंक्शन दिए, दो नहीं अगर तीन दिए हैं, तीन फंक्शन है एफ जी एच, तो व्रॉन्स्कियन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, फिर डबल डेरिवेटिव। देखो जी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है वो बता दोगे थोड़ा? ओके। जैसे कि sin x and cos x फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाउ? कोई भी दो फंक्शन को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब अल्फा को पहले फंक्शन से किया, बीटा को दूसरे फंक्शन से, इक्वल टू 0 रखा। ये 0 तब बनेगा अगर इसको मैं सॉल्व करूं। आफ्टर सॉल्वेशन अगर अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 0 ही रखनी पड़े तो मैं कहूंगी एफ एंड जी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी वन अल्फा या बीटा में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो मैं क्या कहूंगी कि एफ एंड जी लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, एक चीज और, अब जो यही चीज 3 के लिए भी लगा सकते हो। अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करो, बीटा गामा से। ठीक है, अगर तीनों 0 बन गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो डिपेंडेंट। ठीक है, पर स्पेशली इन केस ऑफ टू, स्पेशली अगर मेरे पास दो ही फंक्शन है एफ एंड जी, तो अगर मैं किसी एक फंक्शन को दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल लिख सकूं, कोई भी एक फंक्शन और जी को लिख सकूं, तो भी मैं क्या कहूंगी कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसा नहीं लिख पा रही तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमारे केस में जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में, है ना? तुम बताओ क्या तुम साइन एक्स को सम कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई करके कॉस एक्स लिख सकते हो? या तो ये, या कॉस एक्स को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करके साइन एक्स बना सकते हो?
जल्दी से बताओ। नो यस मैम। मैम, नो मैम। क्या आप cos x को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करके sin x बना दोगे? बना दोगे बोलो। बट आइडेंटिटीज लगा के नहीं बना सकते। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? मेरे थीटा जैसे का साइन x की वैल्यू के लिए थीटा ना निकालना, x की वैल्यू π/4 वगैरह कुछ ना निकालना यहाँ पे। हर x की वैल्यू के लिए क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते मैम। नहीं कर सकते। अगर हम एक फंक्शन को दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं लिख सकते तो दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, या मैं अगर यहां से पूछूं अल्फा साइन एक्स बीटा कॉस एक्स, ये 0 है, ये कब 0 होगा? सोचो थोड़ा सा, कब 0 होगा? यहाँ पे कोई कांस्टेंट की ऐसी कोई मर्जी वैल्यू रख लो, साइन एक्स और कॉस एक्स कभी भी 0 नहीं होने वाले हर एक्स की वैल्यू के लिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दो, नो, हर एक्स की वैल्यू के लिए आपको फोर्सफुली अल्फा को भी 0 करना पड़ेगा, बीटा को भी 0 करना पड़ेगा। सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। आई समझ के नहीं? यस मैम। डिपेंडेंट वाला कोई एग्जांपल होगा? हाँ जी, ये लो। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है? माइनस एक्स की जब नेगेटिव, पर मैम हम ये तो पॉजिटिव होगी डोमेन 0 टू इंफिनिटी में तो। या दिस इज एक्चुअली पॉइंट कि डोमेन अगर 0 टू इंफिनिटी है तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ये टोटल एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये वन कांस्टेंट मल्टीपल नहीं हो गए? यस मैम। सो दे आर डिपेंडेंट। इवन छोड़ो, रुको, इसके लिए भी देख लो, माइनस इंफिनिटी टू 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से मल्टीप्लाई होगा मैम। माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यस मैम। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -1 ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आया। यस मैम। एक फंक्शन को -1 मल्टीप्लाई जी लिख दिया, ये अल्फा का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपस में? डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट हो गए फिर। अगर यहाँ पे कांस्टेंट 2 आ जाते, जैसे अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले लेते तो एक -1 आ जाता, एक 1 आ जाता। करना चाहिए, एक ही कांस्टेंट वर्क करना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गई। एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स आप आर के लिए कह रहे हो। अब Yes, यहाँ ma'am. पे जब आप 0 टू इंफिनिटी लेते हो तो कांस्टेंट आया 1, माइनस इंफिनिटी टू 0 लेते हो तो -1, पर दो अलग अलग कांस्टेंट ले लिए ना, ये अलाउड नहीं है। एक ही कांस्टेंट की बात करो तो क्या हुआ? लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? मैम इंडिपेंडेंट। कुछ भी नहीं होगा मैम। नहीं, ओवरऑल के लिए बताओ। लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस मैम। इंडिपेंडेंट हुआ ना, क्योंकि हमें तो एक ही चाहिए था, वो हमें मिला नहीं। ठीक है जी। ओके मैम।
तो ये बात हो गई दो फंक्शंस की। अब मान लो दो फंक्शन है बट वो किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, गुड वाली। अब गुड का मतलब क्या होता है वो देखो, जैसे ये ले लो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गुड कब कहा जाता है, जब मेरे पास पी नॉट एक्स, P1 और P2 कॉन्टिन्यूस हो। क्या हो बोलो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 1/x रख दूं, क्या ये गुड है, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, नो मैम, जीरो पे क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। 0 पे ये कंटिन्यूड। हाँ, अब नाउ लुक एट दिस, तब से हम यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या ये गुड इक्वेशन है, इसके साथ क्या बैठा 1, इसके साथ भी 1, कॉन्टिन्यूस है, यस मैम। यस तो ये मैम। गुड इक्वेशन है। इसका आंसर क्या आता था, अभी हमने किया था पीछे tan x वाले में, ये आ गया। अब ये जो फंक्शन है sin x cos x, वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन। अब आप देखना, इसका रॉन्स्कियन जो निकालोगे वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अभी हमने किया तो था कि नहीं, यस मैम, -1 आ रहा था। -1। अगर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस केस में आप देखो गुड इक्वेशन में क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है वो सुनो। ये तो सिंपल फंक्शन के लिए दो ये थ्योरम है। अगर मेरे पास गुड फंक्शन, गुड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो अगर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, अगर रॉन्स्कियन 0, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट। इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बताएगा? यहाँ पे सिर्फ ये इंप्लाई करता है कि रॉन्स्कियन 0 होने से डिपेंड होता है। क्या डिपेंड होने से रॉन्स्कियन 0 हुआ था? नहीं। पर इस केस में इफ एंड ओनली केस, आप चेक भी कर सकते हो, साइन और कॉस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, रॉन्स्कियन नॉन जीरो भी है। ये आई डबल एफ का क्या मतलब है, वाइस वर्सा है? इफ एंड ओनली इफ, नहीं मैम, वाइस वर्सा की मतलब एक हो तो दूसरा होगा, दूसरा है तो। दोनों ही ट्रू है। दिस implies दिस एंड दिस implies बैक। ओके मैम। इस केस में ऐसा नहीं। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी, साइन कॉस हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उनका रॉन्स्कियन भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो। ठीक है, ये दो थ्योरम अच्छे से याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं रॉन्स्कियन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, एबल्स फॉर्मूला। और रॉन्स्कियन, ये तभी एप्लीकेबल है अगर टू ऑर्डर की होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रॉन्स्कियन कैसे निकाला जाता है, ई कांस्टेंट सी ई रेज टू पावर माइनस p1x ओवर p0x dx। ये भी काफी बार यूज किया जाता है, बस इसमें ये याद रखना यहाँ कांस्टेंट आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूँ फाइंड द रॉन्स्कियन ऑफ मैम P1/P0 है। हाँ जी हाँ जी,
जैसे ये आ गया, पहले तो ये देखो होमोजीनियस थी, आप यहाँ से दो सोल्यूशन निकाल सकते थे एफ एंड जी निकाल के भी तो रॉन्सकिन का फॉर्मूला लगा सकते थे ना। पर क्या आप ध्यान से देखो, क्या आपको इसको सॉल्व करना आता है? जल्दी से देखो, ऐसे आपने सॉल्व की है कभी y के साथ e रेज टू पावर x मेथड? ये आपको सॉल्व करनी नहीं आती। तो इस केस में रॉन्सकियन कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ p माइनस, हाँ जी, p1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2x² ओवर p0 की वैल्यू कितनी है? x। माइनस माइनस पॉजिटिव, इसके साथ ये कटा 2x dx c e रेज टू पावर इंटीग्रेशन करके c e रेज टू पावर x² रॉन्सकियन आंसर। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया, करेंगे अभी पता लग जाएगा। देखो जी, मैम ये कब यूज होता है मैम, ये बताना एक बार दोबारा। ज्यादातर उस केसेस में यूज होता है जहां पे आपको आंसर में कांस्टेंट दिख रहा हो। एक पहली बात, जहां पे आंसर में कांस्टेंट हो। दूसरी बात, इसको हम सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, आप बता दो कैसे सॉल्व होगी? नहीं होगी, तब हम ऐसे रॉन्सकियन निकाल। देखो जी, ठीक है, मैम मैम हमें इक्वेशन देख के मतलब ऐसे पता चल जाएगा कि इसमें ये लगेगा और ये नहीं? वही तो बता रही हूँ, आप इक्वेशन आप किसी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो? और शैलजा किसी कैटेगरी के अंडर आ रही है? नो मैम। आ ही नहीं रही ना। ठीक है मैम। जरूरी तो नहीं कि अभी तक हमने जितना लीनियर डिफरेंशियल, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा कि हमें सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई। नहीं, हमने अभी तक क्या सीखा? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसके बाद क्या सीखा? सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर क्या सीखा हमने? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। फिर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। उसमें भी नॉन होमोजीनियस में क्या था? अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल e रेज़ टू पावर x sin x cos x tan x का करा दिया बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, log x बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन, अभी हमने लिमिटेड डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व की है, अभी बहुत सारी पड़ी है एक्चुअली सॉल्व करनी। ठीक है, अभी आपका बेसल और लेजेंडरे भी पड़ा है, एक दिन और लगेगा। मैम एक क्लैरेट्स इक्वेशन करवा दी थी आपने, चारपिट्स मेथड का भी एक क्वेश्चन था प्रीवियस में। वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसका प्रॉपर मैं मैसेज करके ओल्ड स्टूडेंट्स को भी कराना है, वो कराऊंगी एक दिन अलग से लगा के। ओके मैम। थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को।
हाँ जी कर लिए। करें स्टार्ट। हाँ जी पहले का आंसर बताओ। मैम 2 आएगा Two. पहले का आंसर। 2 2 आएगा, क्यों आएगा? मैम जो डबल डेरिवेटिव करके इक्वेशन आ रही है वो y डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी। डेरिवेटिव निकाला आपने इसका? जरूरी मैम नहीं। क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰੀ हाँ जी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस a, है ना? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये सेंटर है ना, क्योंकि ऑल सर्कल लिख दिया। y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस फिक्स है a स्क्वायर, ये फिक्स है। आप किसी ने ये तो नहीं लिख दिया, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किसने लिखा? ये नहीं लिख सकते आप, क्यों? आपने यहाँ पे कह दिया कि ओरिजिन ही इसका सेंटर है। क्या आपको कहा कि सेंटर आपको फिक्स करना है? बोलो। अगर रिप्लाई करोगे ना तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। मैं कहती हूँ पक्का 50% ने यही गलती की होगी। मैम ये भी तो इक्वेशन ले सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। इतनी वो लेने की क्या जरूरत है? उसमें भी तो सेंटर निकालोगे ही, कि नहीं? यस। तो आपने ऑल सर्कल कहा था, तो मैंने विद सेंटर x1 y1 ले लिया, ठीक है? और ये मेरा फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। बोल दिया कि रेडियस a ही होना चाहिए। अगर बोल दिया रेडियस a है तो ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, चेंज होने वाला कांस्टेंट नहीं है। बताओ यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं जो चेंज हो रहे हैं? बोलो 3 है मैम। कितने हैं? 2 है ना? 2 है जितने मैम। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही क्या होता है? ऑर्डर। तो डायरेक्ट आंसर 2 नहीं आ गया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालनी। देखो भाई समझ आ गया? कांस्टेंट 2 कैसे? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, x1 y1 बदल रहे हैं ना सेंटर। मैम ए स्क्वायर को कांस्टेंट नहीं लेंगे? ये फिक्स कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, हमेशा ही रेडियस a है। ओके मैम। आप सिचुएशन शायद ऐसी है कि सर्कल ले लो पर रेडियस a के ही होने चाहिए, पर सब में सेंटर बदल रहा है। देखो सेंटर चेंज हो गया, x1 y1 चेंज हो रहा है। आया समझ? किसकी आवाज है वैसे? ये मैं यस। क्या नाम है? मुस्कान। हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया समझ? यस मैम। अगला देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। क्या लग रहा है कैसे निकाले? पहले तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, ये जरूरी है बहुत। तभी यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। जल्दी से बताओ, अब इसको चेंज करो, dy ओवर dx sin x ओवर cos x इक्वल टू 1 बाय cos x। यही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? p इंटू y होता है sin x ओवर cos x dx, दैट इज tan। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस लॉग मोड cos x प्लस c लिखते हैं हम, या फिर क्या होती है? e रेज़ टू पावर log secant नहीं होती नरेंद्र? हाँ जी मैम, -1 ऊपर चलते से दिखेंगे। log कट गया, secant भी आ गया। हाँ जी secant आंसर आएगा, देखो चेक करो। देखो जी ठीक तो है। मैम कॉस भी आ सकता है इसका आंसर? cos बनेगा ही नहीं, आप e से log कट कर सकते हो, आपको नेगेटिव ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। बनेगा ही नहीं, secant ही बनेगा। जब नेगेटिव ऊपर ले गए तो cos की पावर -1 ही हो गया।
हाँ जी, अगला बताओ। ए एग्जैक्ट आंसर आ रहा है मैम, ए आंसर आ रहा है मैम, 2a इज इक्वल टू एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, 2ay इक्वल टू एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, by। बी इक्वल टू 2a आ गया कि नहीं? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो। यही आ रहा है। हाँ जी, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। देखो पहली बात तो ये देखो कि बिना पेन उठाए किसी तरीके हो रहा है क्वेश्चन के नहीं। यहाँ पे रूट क्या बनेगा, एम की वैल्यू प्लस माइनस है आइटा, है ना। कौन सा फेलियर बन रहा है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन मेरे लिए ब्लर हो गई या सबके लिए हो गई? सबके लिए। बाकी सबको भी होगी ब्लर। यस मैम, ब्लर है मैम। एक मिनट, देखो ठीक है अब कि नहीं? यस मैम। हाँ जी, केस ऑफ फेलियर हो गया क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। केस ऑफ फेलियर में क्या करते हैं, एक्स आगे आता है डेरिवेटिव हो जाता है, कितना आ गया 2d साइन एक्स, एक्स बाय 2 इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स का कितना आया माइनस कॉस ए एक्स, इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो डिवाइड बाय ए आएगा, मल्टीप्लाई कैसे आ रही है। हाँ ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा ए ऑप्शन, माइनस एक्स ओवर 2a कॉस ए एक्स। देखो जी निकल गया था सबका। अगला क्वेश्चन बेसल का है, कल करा दूंगी, बेसल के रहेंगे लेजेंडरी। डी ऑप्शन। हाँ जी,
हाँ जी, कितना आया? मैम डी 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 यहाँ पे इन्होंने डी ही यूज कर लिया, डी बाई ओके। जहाँ पे जो डी है वो डी बाई डी जेड है। आपको नहीं लग रहा था कि थीटा आना चाहिए यहाँ? या हाँ जी मैम। यस मैम थीटा आना चाहिए। हाँ जी, कितना आएगा इसको चेंज करके? डी डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस टू डी डी माइनस वन प्लस टू, यही आएगा। कितना बना? टू डी से टू डी कैंसल, ये और ये कैंसल। डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस टू, पहली बात तो ये आएगा। डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू, सीधा यही नहीं आंसर आ गया, बाकी सारे कट के देखो। हाँ जी मैम यही ये बन भी रहा आ है। गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सीधा बी ऑप्शन नहीं आ गया। बी आ रहा है। देखो जी, सारे बी आ रहा है ना? हाँ जी मैम थीटा पुट करिए तो फिर यही आ रहा है क्या? मैम जी। थीटा नाल करिए फिर तो यही आ रहा है, अदरवाइज जे सिंपली उन्होंने डी लिखा फिर तो डी ऑप्शन नाल मैच कर। नहीं, मैंने थीटा वाले मेथड से तो किया है जतिंदर, नरिंदर। हाँ जी मैम ठीक है। तो थीटा वाले मेथड से ही करेंगे, यहाँ पे तो डी वाले मेथड से होना ही नहीं है। हाँ जी देखो बाकी Excuse me, तो ma'am? आगे समझ। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बोलो। मैम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ना उन्होंने एक क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी। हाँ। तो मैम उसमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू 0 दिया था, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी कि हम डी वाई बाई डी एक्स भी तो 0 पुट कर सकते हैं ना। मैं समझ गई, इसी में है ना क्वेश्चन? यस मैम प्रीवियस ईयर में ही है ऐसा क्वेश्चन। हम करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। वहां आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, स्लोप को सी के इक्वल दिया है, तो वहां पे कांस्टेंट एक ही रह गया, तो सिंगल डेरिवेटिव ही आंसर आएगा, डबल डेरिवेटिव तक नहीं जाएंगे। शायद आंसर में डबल डेरिवेटिव ही था। नहीं, फिर गलत होगा, देख लेते हैं। ये करो, -2। टू बाई थ्री। ये हाँ जी डिग्री। टू ही होगा डिग्री। मैम। 2/3 किसने कहा? 2/3 तो कभी डिग्री नहीं होती, इंटीग्रल पावर होती है। टू होगा। टू आ रहा है मैम, वो भी करो। इसका -2 आ रहा है मैम।
हाँ जी, पहले ये देखो, रॉन्स्किन किसका निकालने को कहा है? टू सोल्यूशन। गलती से भी वो वाला मेथड ना लगा देना, ये बस फॉर्मूला लगा दे रखा है कि टू सोल्यूशन का ही निकालना है, ठीक है। दो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? हमेशा जो रॉन्स्कियन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जाता है। मैम -2 आ रहा है रॉन्स्किन। बताती हूँ। तो होमोजीनियस क्या बनी मेरे पास? d² -1 इक्वल टू 0, दो आए m इक्वल टू 1 एंड -1। तो y सोल्यूशन c1 e रेज़ टू पावर x, c2 e रेज़ टू पावर -x। यहाँ तक तो सबका हो गया होगा। दो सोल्यूशन का रॉन्स्कियन निकालना है। पहले तो ये लिखो फंक्शन, इनका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। इसको इससे किया तो -1, इसको इससे किया -1, -2 आंसर आ गया। देखो जी, अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये देख लेना कि रॉन्स्कियन हमेशा होमोजीनियस पार्ट का ही निकाला जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रख के, नॉन होमोजीनियस का नहीं निकालते होते। पहले मैं 107 करा दूं, 106 कल कराऊंगी। ये अभी पूछ रहे हो ना आप? मैम 104 का आंसर क्या बताया आपने? 3? 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। मैम 3 तो नहीं आएगा ना, 2 आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कैसे किया ये बताओ। हमें पता है कि पहले इसको हमने, ये फ्रैक्शन पावर नहीं आनी चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। इंटीग्रल पावर बनाने के लिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करने के लिए 2/3 है, तो दोनों साइड क्यूब कर दो, तो 2 आया, यहाँ क्यूब हो गया। हाँ जी, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, ये 3 ऑर्डर वाला। इसकी डिग्री कितनी आ गई? 2, तो 2 आंसर नहीं हो गया? देखो जी, चेक करो। देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। Whose स्लोप, स्लोप क्या होता है? dy over dx is called slope। स्लोप कितना दे रखा है? y over y plus y over x, स्लोप दे रखी है। तो हमें क्या पता करनी है? डिफरेंशिएट, इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब और क्या होता है? इंटीग्रल कर्व्स, सारे एक ही नाम है। तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो y1 plus 1/x कर दो, वेरिएबल सेपरेट करो।
कितना आया log y x प्लस log x c, कांस्टेंट साथ में ऐड कर दिया, चाहे कांस्टेंट k ले लो क्योंकि यहाँ k यूज किया गया है, उधर ले जाओ, log mn का फॉर्मूला लगा के log y ओवर x k इक्वल टू x, उधर जाके e रेज टू पावर हो जाएगा, e रेज टू पावर x हो गया, y की वैल्यू निकाल दो, तो ये आंसर नहीं आ गया सी, चेक करो सारे। किसी ने ये अभी क्वेश्चन पूछा था ना ये वाला, बोलो किसका था जिसने अभी कहा था कि वो MC वाला, यस मैम। यही वाला था कि कोई और था? नहीं मैम, उसमें ना मैम वो स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछी हुई थी उन्होंने। ये भी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, चलो आगे देख लेंगे। पर इसमें कंडीशन दे रखी है ना, उसमें कंडीशन नहीं थी लास्ट वाली। अच्छा ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c मेरी स्ट्रेट लाइन है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट, m क्या होती है स्लोप, इसमें क्या कहा है स्लोप इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, m इक्वल टू क्या है c, तो y इक्वल टू mx प्लस m आ गया, चाहे c ले लो दोनों जगह, चाहे m ले लो, बात एक ही है। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं बोलो, एक, तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है, इसको मैं ऐसे लिख लूं सी एक्स प्लस 1, एक बार डेरिवेटिव करना है dy ओवर dx, सी आंसर आ गया एक बार डेरिवेटिव करके। हमें पता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सी नहीं दिखना चाहिए, तो सी की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक कर लो कौन सी बन रही है, ये बन रही है, बी ऑप्शन आएगा देखो। बाकी कल करते हैं, आप अपने वाला बता दो एक जो कह रहे हो। सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही मैम डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर पता है? लिखना ही पड़ेगा मैम, चाहे कल करवा देना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगी। एक बार बस देख लेती हूँ, अगर दिख गया तो ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम क्वेश्चन तो मिल गया, हॉरिजॉन्टल वाला है 2018 मेरिटोरियस के ऊपर ना 102 क्वेश्चन है। एक मिनट, मेरिटोरियस के ऊपर 2018 मेरिटोरियस के ऊपर 102 क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ प्लेन इज। तो 4 नंबर पेज पे है मैम। हाँ देख लिया। ये आ गया, यही कह रहे हो? हाँ जी। Yes, नॉन ma'am. हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ कौन सी है? ये वाली हॉरिजॉन्टल है ना? मतलब हमने ये वाली नहीं लेनी,
ये वाली नहीं लेनी। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका स्लोप कितना होता है? अगर हॉरिजॉन्टल है तो 0 0 ही होगा मैम। 0 होता है ना? मतलब पहली बार हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए फिर बताओ? वर्टिकल। वर्टिकल, या तो वर्टिकल एक केस या दूसरा केस इस टाइप की, या फिर इस टाइप की। ये सारी नॉन वर्टिकल नॉन हॉरिजॉन्टल ही है ना, बोलो। यस मैम। अगर ऐसी कोई भी लाइन है, हाँ जी, तो हम उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ जी, पर जो ये मेरे पास वर्टिकल लाइंस हैं, इस केस में स्लोप क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाएगा। 90 डिग्री। थीटा मेरा 90 डिग्री, यस और थीटा अगर 90 डिग्री है तो स्लोप m क्या हो जाएगा? 1/0। बोलो। यस मैम। नॉट डिफाइन होता है ना 1/0। यहाँ एक बार पहले 1/0 रखो, कितना है? तो यहाँ से अगर आप 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, है ना? यहाँ पे एक कांस्टेंट c था, फिर भी तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dx ओवर dy इक्वल टू 0 नहीं आएगा? ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक मैम हाँ जी, फिर C ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਲਾਈਨ। की नहीं कर रही? ਮੈਂ ਕਿਹਾ y ਐਕਸਿਸ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ C, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ वर्टिकल लाइंस है वो तो y एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। और सिंपली वर्टिकल लाइंस की हो जाएंगे अपने कल x इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y, सॉरी x इक्वल टू ऑल कांस्टेंट लाइंस ये वर्टिकल होंगी कि नहीं? हाँ जी मैम। dx ओवर dy इक्वल टू 0 जिवें मर्जी समझ लो, जिवें तो समझ आंदा होवे, ठीक है। सारे ठीक। वर्टिकल वाले जेडे केस है वो dx ओवर dy इक्वल टू 0 होंगे, ऑल वर्टिकल लाइंस, ठीक है। हुन इहनू छड़ दो। वर्टिकल वाले केस दे विच अपने पास क्या आया? dx ओवर dy इक्वल टू 0। अब ये भी तो बैठी है नॉन वर्टिकल के केस में, कौन सी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे जो अच्छा स्लोप मेरा 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? अगर स्लोप 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, है ना? तो स्लोप 0 नहीं होगा, ठीक है। स्लोप 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा स्लोप 0 नहीं है, दो कांस्टेंट बैठे हैं, तो कितने ऑर्डर की बनेगी? dy ओवर dx इक्वल टू m आ गया, ठीक है। ये मेरा y वाला क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब इसमें ये वाला केस देखो, ये भी मेरे पास क्या है? नॉन वर्टिकल लाइन ही है, स्लोप इसका है, y इंटरसेप्ट कितना है बोलो? 0। अब आप बाय ऑप्शन भी देखो, यहाँ पे अगर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर लिया इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करो कितना आया? c1, फिर इंटीग्रेट करो x की वैल्यू कितनी आई? c1 y प्लस c2। देखो ये सारी मेरे पास नॉन वर्टिकल लाइंस आई कि नहीं आई? क्योंकि इसी वाले में ये वाला केस भी मेरा डिस्कस हो गया कि अगर c1 की वैल्यू क्या हो जाए? 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, x इक्वल टू c1 y प्लस c2, y की वैल्यू निकालो c1 y x माइनस c2, y की वैल्यू कितनी आई? x c1 माइनस c2 ओवर c1। ये कांस्टेंट हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। अगर मेरा स्लोप ही नॉट डिफाइन हो गया तो ये वाला केस भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल लाइंस वाला। तो अगर dx ओवर dy हमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस दे रहा है तो इसका डबल डेरिवेटिव सारी लाइंस दे देगा, तो वो आंसर है। डबल वाला आएगा। देखो किसका था ये डाउट? हम फर्स्ट केस बीच में कंसीडर करके वाले में केस कंसीडर करके चलने। आपके बाद में
ये वाला क्या है? मैम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, क्या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। देखो dy over dt तो यहाँ पे क्या म्यूट करवा। नहीं मैम, मैं तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा हूँ डबल डेरिवेटिव वाई बाय डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। dy over dx तो हॉरिजॉन्टल के लिए है ना। मैम जो आपने आंसर बताया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वाला, मैं तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर। मैम ये फर्स्ट केस के लिए भी वैलिड होगा जब हमने वर्टिकल लाइंस ली है। बिल्कुल, क्योंकि इसी का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, अगर डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू 0 है तो यही से तो आ रहा है ना कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसने इस केस को तो अपने आप ही मर्ज कर लिया ना। यस मैम, और सेकंड केस तो मैम करेगा ही वैसे, है ना। आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैंने ये डबल वाला केस लिया था ना, ये देखो डबल से स्टार्ट किया था तो ये आंसर आया था मेरे पास, है ना। अगर मैं यहाँ पे C1 की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या बना, x इक्वल टू C2 कॉन्स्टेंट नहीं बना। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, सारी वर्टिकल लाइंस ही आई ना। देखो ठीक है, मैम अगर इनिशियल में ही हम वर्टिकल वाला सेकंड वाला केस लेके चलें, जैसे हमने तो dy बाय dx बाय dy इक्वल टू C1 को इंटीग्रेट कर दिया, बट अगर सिंपली नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो ऊपर वाले केस वाली लिखेंगे ना। वैसे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही लिखेंगे, पर स्लोप के ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि स्लोप मेरा क्या नहीं होना चाहिए, बोलो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्लोप 0 कर दी तो ये वाला केस बन जाएगा। मैम फिर उसको डबल डेरिवेट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c को, तो फिर फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x इक्वल टू, अगर आप इसको c को 0 कर दो, y इक्वल टू mx है तो x की वैल्यू y बाय m आ गई, तो ये भी तो कांस्टेंट मल्टीपल आ गया कि नहीं। देखो चेक करो, वो तो आप किसी भी वे में उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना, पर आपको तो सारे केस लेके चलने पड़ेंगे। ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पे dy ओवर dx से स्टार्ट कर दिया तो आपके पास ये वाली लाइंस नहीं आएंगी, वर्टिकल वाली। ओके मैम, वर्टिकल नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि अगर आपने dy ओवर dx से स्टार्ट कर दिया यहाँ से तो dy ओवर dx भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब आपने तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक बार आराम से बैठ के क्वेश्चन पढ़ना, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी क्लैरिटी ना हुई कल दोबारा से पूछ लेना। ओके मैम, ओके। जब आप एक बार खुद से कॉपी पे करोगे ना सारी इक्वेशंस लिख के, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने dy ओवर dx से क्यों नहीं किया। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं।